तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का नए पीएलएस मार्शल गॉड के हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें जो अंकल वांग थे, वांग के नाम था शायद तक उनका, उन्होंने धोखा दे दिया था। ठीक है, वो ट्रेटर थे और लिन फेंग को ही फंसा रहे थे। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिंग कैंग डायरेक्टली एंटर करेगी सिचुएशन में। अंकल वैंग भी शौक में और गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो लेकिन झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अगर मुझे मारना है तो सीधे मार दो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। लिन फैंग की आंखों में सिर्फ नफरत देखी जा सकती थी। वो ठंडे टोन में कहता है, वो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। गोल्डमैन थोड़ा बेचारा बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो कहता है मेरे पास क्या चॉइस है, तुम लोग बुढ़े को इतना तड़पा रहे हो, ऐसा वैसा बकचोदी करते हो। ठीक है, लिन फैंग सीधे जवाब देता है, चिंता मत कर, तुम्हारे मरने के लिए काफी रीजंस हैं। तब मिंग किंग कामली बताती है, लेकिन उसकी बात सीधे पॉइंट पे लगती है। वो कहती है, लिन फिंग इसे सर्च करो, शायद इसके पास कोई ऐसा आइटम मिले जो सबूत हो, जैसे कोई कम्युनिकेशन आइटम। ये सुनते ही लिन फिंग एक सेकंड के लिए रुकता है और फिर उसकी सीधी अंकल वैंग पर नजर टिक जाती है। अगर ये बात सच होती तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी होती। अंकल वैंग फेस तुरंत चेंज कर लेता है। लिन फिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हे, अब सब सर्च करना ही पड़ेगा, ये तो बनता ही है। ओल्ड मैन फिर ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है। मेन किंग सीधे बोलते हैं, उसकी एक्टिंग तोड़ देती है। विक्टिम बनने की कोशिश मत करो, अगर लिन फैंग को कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। लिन फैंग उसकी तरफ देखता है, हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता तुम मरो मिंग किंग। ये बोलते ही लिन फैंग की बॉडी इंस्टेंटली मूव करती है और एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर वो अंकल वैंग के सामने खड़ा होता है। उसे पकड़ लेता है, बिना टाइम वेस्ट किए उसकी बॉडी सर्च करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे एक ब्लैक पाउच मिलता है, छोटा सा। लिन फैंग उसे खोलता है और अंदर से एक बोतल निकलती है। वो सीधे अंकल वैंग की तरफ देख कर बोलता है, अब बता बुड्ढे, तुम्हारा क्या कहना है। ओल्ड मैन की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। दुआन फिंग और जिंग यून दोनों शॉक में खड़े रहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा था। तब अंकल वैंग इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहते हैं, वो दुआन फिंग की तरफ देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, यंग मास्टर, मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार की सेवा की है। प्यार व्यार याद है कि नहीं, ऐसा इमोशनल प्ले कार्ड करता है। दुआन फिंग का दिल हिल जाता है। याद है, लेकिन क्यों। वो कहता है, अंकल वैंग के पास कोई साचा जवाब नहीं होता। वो बस बोलते हैं, अगर तुम चाहते तो मैं जीऊँ तो मैं जीऊँगा, अगर मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। दुआन फेंग इमोशनल हो जाता है, लेकिन लिन फेंग का दिल और ठंडा हो जाता है। लिन फेंग बोलता है, सबूत मिल चुका है, तुम ट्रेटर हो, क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अंकल वैंग फिर ट्राई करते हैं, लेकिन लिन फेंग धीरे से अपनी स्वॉर्ड निकालता है। उसकी आंखों में अब कोई डाउट नहीं बचा था। अभी तुम खुद मरना चाहते थे ना, अब सच बता, सब सामने आ गया तो मार दो तुझे, डर क्यों रहा है। स्वॉर्ड की डेडली की ऑलरेडी अंकल वैंग की बॉडी को प्रेस कर रही थी। वो डर चुके थे। वो कहता है, यंग मास्टर, लेकिन लिन फेंग उसे कट कर देता है। उससे मत बोलो, बात को पूरी तरह से कट कर देता है। उसकी वॉइस बिल्कुल हैवी हो जाती है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से जो लोग मरे हैं उन सब के लिए तुम्हें मरना ही होगा। अगले ही मोमेंट लिन फेंग सीधे उसका गला काट देता है। ब्लड हवा में फैल जाता है। वही खत्म हो चुका था। वह हर तरफ सिर्फ साइलेंस था। दुआन फेंग गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में दर्द क्लियरली देख सकता था। वो धीरे से कहता है, ब्रदर लिन फेंग, आई एम सॉरी। लिन फेंग शांत रहता है, लेकिन वो कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस इतनी सी बात थी। डुआन फेंग फिर कहता है, थैंक्स, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंपीरियल सिटी तक चलोगे। अब ग्रुप में सिर्फ 4 लोग बचे थे, लिन फेंग, मेंग किंग, डुआन फेंग और जिंगयून। पहली बार डुआन फेंग ने दुनिया की असली क्रुएलिटी को देखा था, और सबसे डरावनी बात कि जिस लोगों पर वो भरोसा करते थे वही उसे मारना चाहता था। लिन फेंग पूछता है, तुम अब भी इंपीरियल सिटी जाना चाहते हो। डुआन फेंग कहता है, स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हुए, जब निकल चुके हैं तो पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। सब कैरेज में बैठ जाते हैं। जिंगयून ड्राइव करती रहती है। अंदर बैठकर लिन फेंग पूछता है, एक बात पूछनी थी, दुआन तियान लांग का तुमसे क्या रिलेशन है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। दुआन फेंग हल्के से स्माइल के साथ बताता है, फैमिली मैटर्स की वजह से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर वो धीरे धीरे सच बताना शुरू करता है। वो कहता है, मेरा सरनेम दुआन है, जो इंपीरियल क्लैन का है, मैं भी उसी क्लैन का हिस्सा हूँ। लिन फेंग शॉक हो जाता है। दुआन फेंग आगे बोलता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम लोग यांग यूनियन जैसे छोटे टाउन में चले गए थे। फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, इंपीरियल क्लैन की असली पावर उनका ब्लड नहीं, ब्लड स्पिरिट है। लिन फेंग हैरान होकर पूछता है, ब्लड स्पिरिट। वो आगे बताता है, ये बहुत रेयर होते हैं, जिनके पास होता है उनकी कल्टीवेशन स्पीड
पावर दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जा सकती है, इन ब्लड लाइन इनहेरिटेंस की तरह होती है। लिन फेंग बोलता है कितना डेंजरस सिस्टम है। डुआन फेंग कहता है इसी वजह से इंपीरियल क्लैन इतने सालों से रूल कर रहा है। कैरेस आगे बढ़ रही होती है और साथ ही साथ कहानी भी बड़े राज खोलती जा रही थी। इधर डुआन फेंग की बातें चल रही तो लिन फेंग पूरी तरह से शॉक में था। वो फिर शांत आवाज में कहता है हमारे डुआन क्लैन के सब मेंबर्स के पास ब्लड स्पिरिट होता है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर के पास भी था। लिन फेंग धीरे से समझने लगता है इसी वजह से डुआन क्लैन सालों तक कंट्री को रूल कर पाया था। उनका पावर सिस्टम नॉर्मल नहीं था। एनर्जी ब्लड से आती थी, बहुत पावरफुल, जनरेशन तक ट्रांसफर होती रहती थी। ब्लड लाइन की तरह मान के चलो, दूसरी ब्लड लाइन होती है वैसे ही। डुआन फेंग आगे एक्सप्लेन करता है ब्लड स्पिरिट की वजह से नेचुरल एबिलिटीज भी चेंज हो जाती हैं, और जब ये एबिलिटीज जनरेशन से जनरेशन पास होती हैं बार बार पावरफुल होती जाती हैं और स्ट्रांग होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। फिर वो एक डार्क ट्रूथ बताता है लेकिन हर चाइल्ड में ये पावर इक्वली स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए क्लैन के मेल कल्टिवेटर्स मल्टीपल कॉन्कोबाइंस रखते हैं और ज़्यादा चिल्ड्रंस पैदा करते हैं ताकि कम से कम एक स्ट्रांग सक्सेसर मिल सके। लिन फेंग ये सुनकर ऑकवर्ड स्माइल देता है। उसके लिए ये लॉजिक थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन डुआन क्लैन के लिए ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। डुआन फेंग थोड़ा सीरियस होकर जाता है और वो कहता है इसी वजह से क्लैन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कंपटीशन बहुत डेंजरस होता है, अगर तुम वीक हो तो तुम रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो अपनी फैमिली का ट्रूथ बताता है। वो कहता है हो सकता है कि मेरे ग्रैंडफादर को भी इसी वजह से क्लैन से निकाल दिया गया हो, वीक होने की वजह से। लिन फेंग साइलेंटली सुनता ही रहता है। फिर आगे बातें होती हैं। क्लैन के हर चाइल्ड को ब्लड स्पिरिट मिलता है, लेकिन जो लोग एक्सपोज हो जाते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जीते हैं। अगर वो फ्यूचर में स्ट्रांग बन जाते हैं तो क्लैन में वापस आ सकते हैं। फिर वो सडनली एक और सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है लिन फेंग मैंने तुम्हें एक बात छुपाई थी। भाई ने मुझे सेलेस्टियल एकेडमी रिकमेंड किया था, वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है। लिन फेंग क्यूरियस हो जाता है। वो धीरे से बताता है वो एक्चुअली कंट्री का सेकंड प्रिंस है, एम्परर का दूसरा बेटा। लिन फेंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। डुआन फेंग अपनी बात कंटिन्यू करता है हेवी टोन में। वो एक्सट्रीम टैलेंटेड है और बहुत पावरफुल भी। लिन फेंग स्माइल के साथ बोलता है लगता है तुम्हारी एबिलिटीज भी काफ़ी हाई है। अभी उसने तुम्हें पर्सनली ट्रेन किया है या फिर इनवाइट किया है। डुआन फेंग कहते हैं हेड शेक करता हुआ पावर को मेजर करना इजी नहीं होता, ब्लड स्पिरिट की भी डेवलप करना पड़ता है और उस लेवल को अचीव करने में मैं फिर बहुत दूर हूँ। फिर उसकी वॉइस सीरियस हो जाती है। वो कहता है लेकिन एक और पर्सन है जो सेकंड प्रिंस से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। लिन फेंग अटेंडेंस शार्प करता है और कहता है कौन? डुआन फेंग बताता है वो क्राउन प्रिंस है, फ्यूचर रूलर, उसका नाम है डुआन वू दाओ। उसके बारे में बताते हुए डुआन फेंग की वॉइस ठंडी हो जाती है। वो जीनियस ऑफ द मिलियनर, मतलब लाखों में एक था, ऐसा वैसा बातें करती है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, एक्सट्रीमली रूथलेस, इसलिए टीचर को भी मार दिया था उसने अपने, सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो वीक हो गए थे, मतलब काम निकल गया और जान से खत्म कर दिया। लिन फेंग के अंदर ठंडी सी फीलिंग आती है, ऐसे इंसान जिसके लिए मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं। डुआन फेंग फिर कहता है सेकंड प्रिंस उससे डिफरेंट है, वो ज़्यादा मॉडेस्ट लोग को पसंद करते हैं, मतलब अच्छे हैं दिल के, ठीक है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में एक्सप्लेन करता है दोनों भाइयों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं है, और तब लिन फेंग सब समझ जाता है। वो बोलता है तो अंकल वैंग ने जो बोला था कि डुआन तियान लांग ने मुझे भेजा है, वो सिर्फ एक हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह थी। डुआन फेंग कहता है हाँ, अगर हम उसके साइड होते तो हम इनडायरेक्टली क्राउन प्रिंस के साइड हो जाते। अब पूरी सिचुएशन क्लियर हो चुकी थी। डुआन फेंग थोड़ा बिटर स्माइल के साथ बोलता है सच ये है कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्लैन में नहीं हूँ। सेकंड प्रिंस मेरे लिए क्राउन प्रिंस से टकराए थे, वो यार बकचोदी होते, ठीक है। लिन फेंग क्विकली सुनते रहता है, उसे सब समझ आ रहा था पॉलिटिक्स के बारे में। फिर वो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है अगर सबके पास ब्लड स्पिरिट है तो डुआन तियानलांग और उसका बेटा स्वॉर्ड स्पिरिट क्यों यूज करते हैं? डुआन फेंग एक्सप्लेन करता है कि ब्लड स्पिरिट जनरेशन के साथ वीक हो सकती है, और अगर वीक हो गया तो एक दूसरा स्पिरिट भी बन जाता है, दोनों कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइंड स्पिरिट उनके, ठीक है। लिन फेंग को अंदर से एक चिल रन करती है, तो इसका मतलब डुअल स्पिरिट? डुआन फेंग कहता है हाँ, और ये उन्हें और भी ज़्यादा डेंजरस बनाती है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि मेरे ब्लड स्पिरिट प्योर नहीं है, इसलिए सेकंड प्रिंस ने मुझे नोटिस किया। लिन फेंग ऑलरेडी ये गेस कर चुका होता है। फिर वो डुआन फेंग बोलता है लिन फेंग तुम्हें पता है हमारे ब्लड स्पिरिट कैसा होता है? लिन फेंग कहता है नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। डुआन फेंग कहता है अब देख लो। अचानक उसके बॉडी से एक स्ट्रेंज की निकलती है और उसके पीछे एक स्पिरिट अपीयर होता है, 3 काले दरवाजे हवा में तैरते हुए। उसने
उसके अंदर से एक इंसेंट डेड एरा जैसी फीलिंग आ रही थी। दरवाजे खुले हुए होते हैं और एंडलेस डार्कनेस दिख रही थी, लेकिन लिन फेंग सीधे उन्हें देखता रहता है। दुआन फेंग धीरे से बोलता है, इसे सील्ड डोर्स कहते हैं। ये दूसरों की पावर, उनकी स्ट्रेंथ हटा के उनकी लाइफ तक सील कर सकती है। मतलब वही सीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। उसकी वॉइस और हेवी हो जाती है। वो कहता है, जितने ज़्यादा सील्स उतनी ज़्यादा पावर। लिन फेंग की बॉडी हल्का सा शेक करने लगती है। दुआन फेंग आगे कहता है, सेकंड प्रिंस के पास 5 सील्स हैं, ठीक है, जो एक स्ट्राइक में 5000 सोल्स सील कर सकती है। लिन फेंग के लिए ये बात अनरियल लग रही थी। फिर दुआन फेंग फाइनल डिटेल देता है, जब ये एबिलिटी यूज होती है, ओपोनेंट की बॉडी पर एक सील मार्क अपीयर होता है। उसकी बॉडी पर बाद में ये स्पिरिट सील हो जाती है, बॉडी और पावर स्पिरिट सील हो जाती है। ये सुनते ही लिन फेंग का फेस सडनली फ्रीज होता है। उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग की निकलने लगती है। उसकी आंखों में शॉक, फियर और पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। वो धीरे से बोलता है, सील्ड डोर। उसके माइंड में एक सीन वापस अपीयर होता है और उसके फादर लिन हाई के फोरहेड पर एग्जैक्टली वही, मतलब वैसा ही एक सील मार्क अपीयर हुआ था। उस मोमेंट सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। मतलब जो, हाँ साथ तो इसके फादर की जो कल्टिवेशन नहीं बढ़ रही थी ना, उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था, ठीक है। तब देखते हैं क्या होगा आगे चल के। ताकि जो लिन फेंग के फादर थे, उनका जो ये दुआन क्लैन है, उनके साथ पुराना कॉन्फ्लिक्ट जरूर था, ठीक है। उन्होंने दुआन क्लैन के किसी मेंबर के साथ फाइट की होगी और फिर उनकी मेमोरी फ्लैश होती है लिन फेंग की। जब लिन फेंग नहीं, लिन हाई योंगजू सिटी छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो इंपीरियल सिटी जा रहे हैं। अब लिन फेंग को समझ आता है वो कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, वो एक हिसाब बराबर करने जा रहे थे। लिन फेंग अंदर ही अंदर सोचता है, फादर क्या आप मेरे लिए डेंजर में थे? इसलिए इस बार मैं खुद आपको इंपीरियल सिटी आ रहा हूँ और आपको जरूर ढूंढूंगा, ठीक है। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाता है। फिर उसके एक अजीब बात याद आती है, उसके फादर ने कभी मदर की उसके जिक्र नहीं किया था। ये बात उसे एक अनईजी कर देती है। तभी मिंग किंग कुछ नोटिस करती है और कहती है, लिन फेंग रियलिटी में वापस आता है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। दुआन फेंग इंपीरियल सिटी कब तक पहुँचते हैं? इंपीरियल सिटी कब तक पहुँचेंगे, पूछता है लिन फेंग। दुआन फेंग कहता है 4 से 5 दिन में। लिन फेंग तुरंत कहता है, मैं बाद में कैरेज ड्राइव करूंगा, स्पीड बढ़ाएंगे। दुआन फेंग कुछ अजीब लगता है, वो कुछ नहीं पूछता। पर कुछ दिन बाद वो लोग फाइनली इंपीरियल सिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली सिटी के अंदर नहीं जाते। पहले आउटर सिटी आते हैं, जो खुद में बहुत ह्यूज क्राउड वाली जगह थी। यहाँ हर लोग भरे हुए थे, हर जगह शॉप्स, रेस्टोरेंट सब। मिंग की सीधे विंडो से देखते ही बोलती है, इतने सारे लोग? लिन फेंग हल्का सा लाफ करता है। वो कहता है, अभी इंपीरियल सिटी का बाहरी हिस्सा है, अभी तो अंदर भी जाना बाकी है। उसे पता था ये सब लोग एक ही रीजन से आए हैं, होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ुयू, एक ऐसा इवेंट जो हजारों लोगों की डेस्टिनी चेंज कर सकता था। गेट अभी बंद होता है, इसलिए लिन फेंग बोलता है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का डिज़ाइन यूनिक होता है, अंदर का एनवायरनमेंट सरप्राइजिंग था। इतने क्राउड होने के बाद भी एक कंप्लीट साइलेंस फैला हुआ था वहाँ पर। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक म्यूजिशियन गुकिन बजा रहा था। लिन फेंग बोलता है, परफेक्ट जगह है। वो लोग फर्स्ट फ्लोर के टेबल बुक कर लेते हैं। लिन फेंग कहता है, बेस्ट वाइन, बेस्ट टी और कुछ पिकल्स। वेटर नोट करके चला जाता है। लिन फेंग सब कुछ सुन रहा था। सब एक ही टॉपिक पर बात कर रहे थे, होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ू और साथ में क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस के बारे में। तभी एक कन्वर्सेशन उनका अटेंशन खींच लेता है। यून हाई सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। लिन फेंग का हार्ट एक सेकंड के लिए रुक जाता है। दूसरा बोलता है, हाउ यू सेक्ट, आइस एंड विंड वैली सब मिलकर अटैक किए थे। फिर एक और बात होती है, दुआन तियानलांग ने पर्सनली यून हाई सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन के लिन फेंग के अंदर गुस्सा उभरने लगता है, लेकिन उसे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि ये लोग इस बात पर खुशी थे, मतलब खुशी मना रहे थे। तभी एक कोल्ड वॉइस पूरे रेस्टोरेंट में गूंजती है, रिडिकुलस। सब लोग मुड़ कर देखते हैं। एक औरत नीचे से ऊपर आ रही थी, लग्जरियस क्लोथ्स, उसकी प्रेजेंट डोमिनेटिंग थी। वो सीधे उन लोगों को इंसल्ट करती है, तुम जैसे लोग सिर्फ कुछ नहीं जानते फिर भी बोलते रहते हो। अचानक उसके पीछे एक इल्यूजन अपीयर होता है और एक आदमी का फेस पर इनविंसिबल स्लैब पड़ जाता है। ब्लड उसके मुंह से निकलने लगता है। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। वो वुमेन कामने लेती है और कहती है, यून हाई सेक्ट का डिस्ट्रक्शन सबके लिए बेनिफिशियल था। टेक्निक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, इन्फ्लुएंस बढ़ गया और इंपीरियल क्लैन और स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर वो एक और डेंजरस लाइन बोलती है, आखिर में सिर्फ इंपीरियल क्लैन ही रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे।
लिन फेंग सुन रहा था। उसको समझ आ रहा था कि ये वुमन इंपीरियल क्लैन की सपोर्टर थी। तभी जिंग यून सडनली बोल पड़ती है, अगर इंपीरियल क्लैन इतना स्ट्रांग है तो फिर ऐसे अंडरहैंडेड मेथड्स क्यों? पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज हो जाता है। वुमेन बोलती है, तुमने गलत बात कह दी। अगले ही मोमेंट उसका ब्लैक स्टाफ शैडो सीधे जिंग यून के फेस की तरफ जाता है। लिन फेंग तुरंत रिएक्ट करता है, बस एक रैंडम बात बोली है उसने, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वुमेन उसकी तरफ देखती है, आंखों में सीधे कंटेम्प्ट। वो कहती है, हर बात बोलने लायक नहीं होती। फिर वो सीधे लिन फेंग को टारगेट कर लेती है। वो कहती है, तुमने भी बोला तुम भी मरोगे। एटमोस्फेयर हैवी हो जाता है और क्लियरली ये कन्फ्रंटेशन अब रुकने वाला नहीं था। जब लिन फेंग ने उस यंग वुमेन की बात सुनी, उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। वो लड़की बार बार बोल रही थी कि दूसरे लोगों को बोलने का हक नहीं है, पर खुद क्या कह रही थी? अपने स्टाफ से लोगों को अटैक कर रही थी और फिर भी खुद को सुपीरियर समझ रही थी। लिन फेंग के अंदर इरिटेशन बढ़ने लगता है। वो सोचता है ये लड़की बहुत डेंजरस है, खूबसूरत है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल बकवास है। उसे उस लड़की से नफरत हो चुकी थी, पर वो देख नहीं पा रहा था कि जिंगयून जैसे इनोसेंट पर्सन को सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस के लिए पनिश किया जा रहा था। इसलिए लिन फिंग डिसाइड करता है, चाहे उस लड़की का अटैक उस पर ही क्यों ना हो जाए, वो उसे रोकेगा। वो लड़की दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट करती रहती थी, लेकिन खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहती थी। प्योर एरोगेंस था। तभी वो लड़की गुस्से में चीख कर बोलती है, तुम मरना चाहते हो? उसका स्टाफ हवा को चीर देता है और सीधे लिन फेंग की तरफ आता है। लिन फेंग अंदर ही अंदर से थोड़ा सरप्राइज होता है। फर्स्ट लिन की लेयर में होके भी ये दूसरों को बुली करने की हिम्मत कर रही है। वो अपना हाथ उठाता है और तुरंत अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। 8 स्ट्राइक ऑफ डेसोलेशन। 8 स्ट्राइक पूरे जरूरत नहीं थे, सिर्फ 6 ही काफी थे। हवा में वायलेंट एनर्जी फैल जाती है। वो स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल होती हैं कि लड़की का स्टाफ वही रुक जाता है। वो पीछे खड़े 2 गार्ड्स तुरंत चिल्लाते हैं, लिटिल सिस्टर केयरफुल। दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं और तीनों अटैक्स एक साथ कोलाइड करते हैं। रेस्टोरेंट में लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। लोग शौक में कह रहे थे, इतनी छोटी एज में लिंकी लेयर, ये सब कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये सब जीनियस है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। वो लड़की लिन फेंग के अटैक से पीछे पूछ हो जाती है। उसका फेस गुस्से से भर जाता है। वो कहती है, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? लिन फेंग सीधे कहता है। उसकी बॉडी से एक हैवी ओप्रेसिव पीस स्प्रेड होने लगती है। वो कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो और मुझे डिफेंड करने का हक भी नहीं? ये कैसा लॉजिक है? उसे दुनिया के ऐसे लोगों से नफरत थी जो दूसरों को इंसल्ट करके मारते थे। वो लड़की के गार्ड्स अब क्लियरली समझ गए थे कि लिन फेंग डेंजरस है। फिर भी वो लड़की एरोगेंट नहीं छोड़ती। अगर जिंदा रहना है तो खुद को थप्पड़ मारो और यहाँ से निकल जाओ, वो कहती है। लिन फेंग हल्की सी हंसी के साथ कहता है, तुम कहती हो मुझे बोलने का हक नहीं, तो मुझे बताओ, तुम जैसे यूजलेस ट्रैश को दूसरों को इंसल्ट करने का क्या हक है? इतना कहकर वो सिर्फ अटैक कर देता है। इस बार 7 स्ट्राइक्स। दोनों गार्ड्स तुरंत अपनी फुल पावर यूज करते हैं रोकने के लिए, लेकिन इस बार इम्पैक्ट और भी डेंजरस था। एटमोस्फेयर वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड 3 बार बूम की आवाज। दोनों गार्ड्स हवा में उड़ जाते हैं और जोर से जमीन पर पटक दिए जाते हैं। पूरा रेस्टोरेंट शॉक में चला जाता है। 16 साल का लड़का और इतनी टेरिफाइंग पावर। वो लड़की अब कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी थी। उसका एरोगेंस गायब हो चुका था। लिन फेंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब जवाब दो, तुम कहती हो कि मैं बोल नहीं सकता, तो तुम कौन हो जो सबको कंट्रोल कर रही हो? वो लड़की पीछे हटने लगती है। डर क्लियरली दिख रहा था। वो फाइनली एक कार्ड खेलती है। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लिन फेंग कहता है, तुम कौन हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वीक अपनी स्टेटस का यूज करते हैं दूसरों को बुली करने के लिए, और गलत पर्सन को स्लैप करते हो तो कभी कभी जवाब में थप्पड़ तो मिल ही जाता है। वो लड़की गुस्से में बोलती है, कोई मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। लिन फेंग की लिप्स स्माइल करते हैं। वो कहता है, अच्छा तो आज मैं पहला मारूंगा। वो उसके सामने खड़ा होता है और हाथ उठा देता है। तभी एक आवाज आती है, स्टॉप। सब लोग ऊपर देखते हैं। वहां से एक ग्रेसफुल एलिगेंट वुमेन नीचे आ रही थी। ये थी किंगजिन। वो रेस्टोरेंट की ओनर थी, हाथ में कुकिन और आम, लेकिन अथॉरिटी क्लियर थी। सबको लगता है कि फाइट यही खत्म हो जाएगी। लिन फेंग उसे देखता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो कामली पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? किंगजिन सॉफ्टली बोलती है, तुमने इसे टच नहीं करना चाहिए। लिन फेंग कहता है, क्या ये ऑर्डर है? वो कहती है, नहीं, बस मेरी रिस्पेक्ट देख लो। लिन फेंग तुरंत काउंटर करता है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों रखें?
मतलब वही बकचोदी हो रही थी, ठीक है। पूरा हॉल शौक में था। लिन फेंग रुकता नहीं, वो कहता है, जब ये लड़की से दूसरों को इंसल्ट कर रही थी तब तुम कहाँ थे? जब ये दूसरे लोगों को स्लैप कर रही थी तब तुम कहाँ थे? अब क्यों आई हूँ? हर वर्ड सीधे किंगजिन को हिट करता है। पूरा क्राउड रियलाइज करता है लिन फेंग सही कह रहा है। किंगजिन स्पीचलेस रह जाती है। तभी लिन फेंग कामली कहता है, रिस्पेक्ट चाहिए तो देना भी पड़ेगा। और नेक्स्ट सेकंड स्लैप, एक जबरदस्त थप्पड़ उस लड़की के फेस पर पड़ता है। पूरा रेस्टोरेंट शॉक में चला जाता है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उस एरोगेंस के खिलाफ का जवाब था जो वो दिखा रही थी लड़की। ये होते ही पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। सब लोग यंग वुमेन की चीख चीख को घूर रहे थे, गाल को मतलब। लिन फेंग के हाथ के निशान क्लियरली दिख रहे थे। इतना स्ट्रॉन्ग स्लैप था कि उसकी उंगलियों के मार्क्स तक अलग अलग नजर आ रहे थे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि लिन फेंग इतनी खूबसूरत लड़की को इतना जोर से थप्पड़ मारेगा। सिर्फ उस लड़की की इंसल्ट नहीं हुई थी, किंग्स की भी बेइज्जती सबके सामने हो चुकी थी। वो लड़की धीरे से अपना सर उठाती है और अपनी चीख को टच करती है। उसे लग रहा था जैसे उसका फेस जल रहा हो। उसका सरनेम डुआन था, इंपीरियल क्लैन की मेंबर थी। कभी किसी ने हाथ उठाने तक की हिम्मत नहीं की थी, और आज थप्पड़ पड़ा था। उसका फेस गुस्से से टेढ़ा हो चुका था। किंगजिन फाइनली साइलेंस छोड़ती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिन फेंग सीधे उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो क्या मैं उसे सबको इंसल्ट करने देता? किंगजिन कामली जवाब देती है, चाहे वो तुम्हें इंसल्ट करे, तुम वापस अटैक नहीं कर सकते थे। ये सुनते ही लिन फेंग अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। उसके लिए किंगजिन अब एक फेक इंसान बन चुकी थी, बाहर से एलिगेंट, अंदर से एरोगेंट। फिर लिन फेंग सीधे उसकी सोच को तोड़ देता है। वो कहता है, तुम जैसे सोचती हो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग कुछ नहीं होते। तुम हमें बुली कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन हम रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिप्लाई नहीं कर सकते। वो रुकता नहीं, वो कहता है, बोलते जाता है, ठीक है। पूरा हॉल चुप था। किंगजिन बोलती है, तुम्हें लगता है तुम बिना प्राइज दिए यहाँ से जा पाओगे? लिन फेंग कहता है, प्राइज होगा पर मैं नहीं दूंगा। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं, अगर वो लड़की और प्रवोक करेगी तो उसकी जान तक खतरे में थी। वो लड़की गुस्से में बोलती है, तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। लिन फेंग कहता है, अच्छा समझ गई, तुम कॉन्ग्रेट्स। फिर किंगजिन एक ट्रम्प कार्ड यूज करती है। वो कहती है, जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है तुम इतना काम नहीं रहोगे। वो बोलता है, बताओ। उसका सरनेम डुआन है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि लिन फेंग शॉक हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो हल्का सा स्माइल करके कहता है, अच्छा मेरे एक दोस्त का भी सरनेम डुआन है, वो भी यही बैठा है, लेकिन वो इसके जैसा नहीं है। वो इनडायरेक्टली उस लड़की को इंसल्ट कर रहा था। स्ट्रॉन्ग लोग अपनी पावर शो नहीं करते। वो लड़की फिर से इंसल्ट हो जाती है। किंगजिन की नज़र टेबल पर बैठी मेन किंग पर पड़ती है। उसकी नोबल औरत देखकर वो कंफ्यूज थी। क्या यही इंपीरियल प्लान से है? तभी सेकंड फ्लोर से एक मिस्टीरियस वॉइस आती है, हमने इन्हें कभी नहीं देखा। ये सिंपल सेंटेंस सबको डरा देता है। रूमर्स स्प्रेड होने लगते हैं। किंगजिन का कनेक्शन किसी पावरफुल इंसान से है। वो लड़की भी तुरंत काम हो जाती है। उसके लिए वो इंसान सूरज जैसा था और वो खुद एक छोटी सी कैंडल थी। किंगजिन अब कूल टोन में कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो बोलती है, दो पावरफुल पर्सन उसके पास अपीयर होते हैं। एक हेवी प्रेशर सीधे लिन फेंग पर गिरने लगता है। लिन फेंग तुरंत फील करता है कि ये लोग स्ट्रांग हैं, बहुत ही स्ट्रांग। फाइट अवॉइड करनी होगी। तभी एक और हैवी वॉइस गूंजती है, कौन मेरी बेटी को परेशान कर रहा है? एक मिडल एज्ड आदमी नीचे आता है। उसका प्रेजेंस से सबको दबा देता है। वो लड़की चीख कर बोलती है, डैडी, लेकिन वो मूव भी नहीं कर पाती। एक ठंडी सिक्की उसे रोक रही होती है। वो आदमी लिन फेंग की तरफ बढ़ता है, कहता है, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? उसकी की इतनी हैवी थी कि लोग गिरने लगते हैं। लिन फेंग को लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। किंगजिन पूछती है, अब रिग्रेट हो रहा है? लिन फेंग हल्के से स्माइल के साथ कहता है, जो चीजें करनी पड़ती है उन पर रिग्रेट नहीं होता। वो आगे बोलता है, इंसान को गिल्टी नहीं होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए। उसकी लाइफ बेकार है डिग्निटी के बिना। ये वर्ड्स सीधे सबके दिल में लगते हैं। मिडल एज्ड आदमी गुस्से में एक और प्रेशर बढ़ा देता है और अब कहता है, अब चाहो तुम रिग्रेट करो या नहीं, मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। सिचुएशन पीक पर पहुंच चुकी थी। तभी मेन किंग धीरे से खड़ी होती है। वो लिन फेंग के पीछे आकर रुकती है और सबको देखती है। फिर वो शांत आवाज में बोलती है, एक इंसान के खिलाफ इतने लोग, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। नेक्स्ट सेकंड वो लाइटनिंग स्पीड से मूव करती है और लिन फेंग के सामने खड़ी होती है। और उस मोमेंट
पूरा एटमोसफेयर फ्रीज था। एक टेरिफाइंग एनर्जी सब कुछ घेर लेती है। लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, पर डर इतना ज़्यादा था कि लोग हिल नहीं पा रहे थे। फिर उसकी आवाज़ आती है, बाकी सब यहाँ से चले जाओ। और उसके साथ ही हवा और भी ठंडी हो जाती है, जैसे मौत का सन्नाटा छा गया हो। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं। अब ये 20 मिनट का प्लस का है, तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सपोर्ट दिखा, हम लोग लॉन्ग वीडियो लेकर आते रहेंगे। वॉच टाइम बढ़ाओ। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।